हाँ जी राइडर्स, कैसे हो आप लोग। तो अभी तक मैं आपको बता चुका हूँ कि रेंडोनियरिंग क्या होती है। इसके अलावा साइकिलिंग क्लब्स के बारे में भी आपको बता चुका हूँ, किस तरीके के, किस टाइप के और कहाँ से ये क्लब्स जो हैं ओरिजिनेट हुए हैं। आपको मैं बता चुका हूँ कि किस तरीके से 1200 किलोमीटर तक की राइड्स को ऑर्गेनाइज किया जाता है और उसके नियम क्या होते हैं। लेकिन आज हम इस एपिसोड में बात करेंगे कि वो राइड्स जो कि 1200 या उससे ज़्यादा किलोमीटर की हैं, यानी कि 2500 किलोमीटर की जो राइड्स होती हैं, जिन्हें हम अल्ट्रा लॉन्ग राइड्स कहते हैं, उनके नियम क्या हैं। अब इसके जो रूल्स हैं उनको डिस्कस करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको ओवरव्यू दे देता हूँ कि ये कौन सा क्लब है। ये जो क्लब है इसका नाम है LRM, यानी कि लेस रेंडोनियर मोंडियक्स। ये जो इस्टेब्लिश्ड है ये है पेरिस के अंदर और ये अल्ट्रा राइड्स ऑर्गेनाइज करता है, यानी कि 1200 किलोमीटर से ऊपर की राइड। तो जब मैं आपको इसके नियम बताऊंगा तो उसे मैंने मेनली 4 भाग के अंदर जो है वो डिवाइड किया है, जिसके अंदर सबसे पहले पार्ट के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि ये जो क्लब है ये अपनी जो पावर्स हैं वो किस टाइप की पावर जो है ये ऑर्गेनाइज अपनी एक्सरसाइज कर सकता है। दूसरे पार्ट में बताऊंगा यदि किसी ऑर्गेनाइज़र को ये पर्टिकुलर अल्ट्रा राइड का जो इवेंट है अगर उसे ऑर्गेनाइज करना है तो किस तरीके से उसको अपनी जो डिटेल्स हैं वो क्लब को सबमिट करनी पड़ेगी। तीसरे पार्ट में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से ये जो राइड्स हैं ये होमोलोगेट होती हैं, यानी कि राइड कंप्लीट होने के बाद उनका ऑथेंटिफिकेशन और वेरिफिकेशन किस तरीके से होता है। और चौथे पार्ट में मैं आपको बताऊंगा कि जो इस राइड से रिलेटेड, यानी कि अल्ट्रा राइड से रिलेटेड जो जनरल राइड रूल्स हैं, काफ़ी कुछ राइड रूल्स जो हैं वो BRM के जो राइड रूल्स हैं बिल्कुल वैसे ही होते हैं, यानी कि जो 1200 किलोमीटर से कम जो राइड्स हैं लगभग रूल्स जो हैं वो मैच करते हैं। तो चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। हाँ जी, तो सबसे पहला जो सेक्शन है उसके अंदर हम बात करेंगे सैंक्शनिंग अथॉरिटी की। ये जो क्लब है यानी कि लेस रेंडोनियर मोंडियक्स, ये वर्ल्ड वाइड केवल एक ही ऐसा क्लब है जो कि अल्ट्रा राइड जो कि 1200 किलोमीटर से ऊपर हैं उनको डिज़ाइन और उनको सैंक्शन करने की अथॉरिटी और पावर रखता है। हाँ जी राइडर्स, अब हम बात करेंगे सेकंड पार्ट की। सेकंड पार्ट में हम बात करेंगे कि किसी भी ऑर्गेनाइज़र को यदि कोई इवेंट ऑर्गेनाइज करना है तो किस टाइप की इन्फॉर्मेशन उसे लेस रेंडोनियर मोंडियक्स के साथ शेयर करनी होगी। लेकिन उससे पहले उसे अपने रीजनल मोंडियक्स रिप्रेजेंटेटिव को ये सारी चीज़ें शेयर करनी होगी और वाया RMR वो जो इन्फॉर्मेशन है वो LRM के पास जाएगी और वहाँ से वो अप्रूव होगी। तो वो इन्फॉर्मेशन मैं आपको बताता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि किसी भी इवेंट को ऑर्गेनाइज करने से पहले उस इवेंट का नाम, उसका डिस्टेंस और उसकी लोकेशन, यानी कि स्टार्ट टाइम और उसका फिनिश टाइम वो ऑर्गेनाइज़र को बताना पड़ेगा। इवेंट की डेट को शेयर करना पड़ेगा और जो पर्टिकुलर हमारे पास ऑर्गेनाइज़र है, चाहे वो मैं हूँ या फिर कोई भी ऑर्गेनाइज़र हो सकता है, वो अपना नाम, एड्रेस, टेलीफोन नंबर और ईमेल एड्रेस शेयर करेगा। इसके अलावा वो कोर्स जो है यानी कि जो रूट है उसकी आउटलाइन को शेयर करेगा और इसके अलावा कंट्रोल पॉइंट्स को शेयर करेगा। कंट्रोल पॉइंट्स के अलावा उनके ओपनिंग टाइम और क्लोजिंग टाइम को भी शेयर करेगा। इसके अलावा जो लोकल और जो रीजनल डिटेल्स हैं किसी भी पर्टिकुलर कंट्री की, वहाँ की रीजनल अथॉरिटीज़ की, वो ऐसी डिटेल्स जो कि उस पर्टिकुलर राइड के अंदर कहीं ना कहीं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हेल्प करेंगी उसको ऑर्गेनाइज करने के लिए, इस टाइप की सेंसिटिव डिटेल्स भी उस ऑर्गेनाइज़र को अपने RMR के साथ शेयर करनी पड़ेंगी। इसके अलावा जो है यहाँ पर इसमें जो ऑर्गेनाइज़र है वो एक पर्टिकुलर जो डिस्टेंस फिक्स करता है, यानी कि एक स्टार्टिंग पॉइंट से एंड पॉइंट वो किस तरीके से जो है डिस्टेंस फिक्स करता है। यहाँ डिस्टेंस फिक्स कैसे होगा, फॉर एग्ज़ाम्पल हम एक छोटा सा एग्ज़ाम्पल लेते हैं। हमारे पास एक राइड है जिसे हम लंदन एडिनबर्ग लंदन राइड कहते हैं। काफ़ी मशहूर जो ये राइड है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर।
अब इसका जो टोटल डिस्टेंस है वो 1440 किलोमीटर है। अब जो ये 1440 किलोमीटर है ये डिसाइड कैसे हुआ? ये डिसाइड इस तरीके से हुआ कि लंदन से एडिनबर्ग जाना है हमें और एडिनबर्ग से हमने फिर लंदन आना है। तो जो हम कंट्रोल पॉइंट्स यानी कि एक ऐसा डिस्टेंस हम चूज़ करते हैं, मिनिमम डिस्टेंस, जिसको साइकिल से बड़ी आसानी से कवर किया जा सकता है, ईजिली एक्सेसिबल है इस राइड को कंप्लीट करने के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल पहला जो कंट्रोल पॉइंट है 140 किलोमीटर के ऊपर हम सेट करते हैं। तो 0 किलोमीटर से 140 किलोमीटर तक जाने के लिए जो हम रोड का इस्तेमाल करेंगे या जिस रूट का इस्तेमाल करेंगे वो ईज़ी टू यूज़ होना चाहिए, ईज़िली एक्सेसिबल होना चाहिए। और इस तरीके से ये पूरा का पूरा जो रूट है वो डिज़ाइन किया जाएगा। और इस तरीके से जब हम रूट को डिज़ाइन करेंगे तब जो डिस्टेंस निकल के आएगा वो हमारा होगा कंप्लीट डिस्टेंस। फॉर एग्ज़ाम्पल LEL के अंदर जो कंप्लीट डिस्टेंस है वो है 1440 किलोमीटर। अब जो इन राइड्स के अंदर जो ऑर्गेनाइज़र है वो मैक्सिमम स्पीड जो है वो 30 किलोमीटर पर आवर की जो है स्पीड को लिमिट करता है, लेकिन जो मिनिमम स्पीड है वो हमारी डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करती है। फॉर एग्ज़ाम्पल क्योंकि आपको पता है कि 1200 किलोमीटर से राइड्स स्टार्ट हो रही हैं, तो 1200 किलोमीटर से लेके 1299 किलोमीटर तक 13.3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड जो है यानी कि मिनिमम स्पीड सैंक्शनड है। इसके अलावा अगर 1300 किलोमीटर से 1899 किलोमीटर तक अगर हम जाते हैं तो हमारे पास मिनिमम जो स्पीड है वो है 12 किलोमीटर पर आवर की। इसके अलावा अगर 1900 से और 2499 किलोमीटर हम अगर कोई रूट बनाते हैं तो उस केस के अंदर 10 किलोमीटर पर आवर की मिनिमम स्पीड को तय किया गया है। लेकिन अगर जो राइड है वो 2500 किलोमीटर से ऊपर की है तो हमारे पास क्या लिमिट होगी? तो हमारे पास लिमिट होगी 200 किलोमीटर पर डे। यहाँ पर कोई स्पीड लिमिट नहीं तय की गई है, लेकिन ये तय किया गया है कि आप एक पर्टिकुलर दिन में 24 घंटे में कितना राइड करेंगे। तो यहाँ पर 25 किलोमीटर या उससे ऊपर की अगर राइड है तो आप 200 किलोमीटर पर डे के हिसाब से राइड कर सकते हैं। तो इसके अंदर जो टाइम है, हम टाइम कैसे डिसाइड करते हैं कि एक पर्टिकुलर राइड के अंदर आपने डिस्टेंस तय कर लिया। डिस्टेंस तय करने का तरीका मैंने आपको बता दिया। सिंपली बहुत जो ईजीएस्ट वे है किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाने का, उससे हमने डिस्टेंस तय कर लिया और हमने मिनिमम स्पीड जो है वो सेट कर ली है, मैक्सिमम स्पीड जो है सेट कर ली है। तो अब हम टाइम को कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो टाइम को कैलकुलेट करने के लिए बड़ा सिंपल सा इन्होंने एक तरीका बताया है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं अपेंडिक्स 3 में। फिर से हम जो है एग्जांपल है वो LEL राइड का ले रहे हैं, लंदन एडिनबर्ग लंदन राइड का, जिसका जो डिस्टेंस है वो 1440 किलोमीटर है और जिसमें एलिवेशन आप देख पा रहे हैं 12,200 किलोमीटर का जो एलिवेशन है। यहाँ पर देखिए आप, जो स्पीड है वो 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड जो है वो सैंक्शनड स्पीड है, मिनिमम स्पीड। तो जब हम डिस्टेंस यानी कि 1440 किलोमीटर को एवरेज मिनिमम स्पीड से अगर हम डिवाइड करते हैं तो हमारे पास वो जो है स्टैंडर्ड टाइम यानी कि 120 घंटे का स्टैंडर्ड टाइम हमारे पास आ जाता है। तो चलिए, स्टैंडर्ड टाइम तो हमने सीख लिया कि स्टैंडर्ड टाइम हमारे पास आ गया, लेकिन होता क्या है कई राइड्स के अंदर जब हम डिज़ाइन करते हैं तो ऐसा नहीं होता कि हम केवल प्लेन्स में ही राइड कर रहे हैं, हम वहाँ पर हाइट भी कंसीडर करते हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल हमने किसी पहाड़ के ऊपर राइड को डिज़ाइन किया तो वहाँ पर एलिवेशन भी होगा, तो एलिवेशन के हिसाब से भी हम टाइम को एक्सटेंड कर सकते हैं, क्योंकि कई राइड्स इतनी मुश्किल होती हैं कि एलिवेशन उनमें इतना ज़्यादा होता है कि हमें राइडर्स को एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ता है। तो वो एक्स्ट्रा टाइम हम कैसे कैलकुलेट करेंगे वो भी मैं आपको बताता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ करते क्या हैं हम कि हर किलोमीटर राइड के ऊपर अगर किसी राइडर को 11 मीटर से ज़्यादा हाइट अचीव करनी पड़ती है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक राइडर 1 किलोमीटर चलता है और उस 1 किलोमीटर के अंदर अगर वो 11 मीटर से ऊपर हाइट लेता है, फॉर एग्ज़ाम्पल पहाड़ के ऊपर चढ़ेगा तो हाइट लेगा ना, तो 11 मीटर से ऊपर की अगर वो ज़्यादा हाइट लेता है तो पर मीटर के हिसाब से उसको 5%
का एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा। अब मैं इसको एग्जांपल देके बताता हूँ। फॉर एग्जांपल ये जो लंदन एडिनबर्ग लंदन की जो राइड है, यहाँ पर जो क्लाइंबिंग है, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि 8.5 मीटर पर किलोमीटर की जो है वो क्लाइंब है। तो क्योंकि ये 11 मीटर पर किलोमीटर से कम है तो एक्स्ट्रा टाइम यहाँ पर कुछ भी नहीं मिलेगा। और एक्स्ट्रा जो टाइम है देखिए, ये आप देख पा रहे हैं जैसे कि 0% है, तो एक्स्ट्रा टाइम 0, यानी कि टोटल टाइम 120 आवर्स हैं। लेकिन जैसे ही हम सेकंड ऑप्शन में जाते हैं, यानी कि LP4000 में, LP4000 में क्या है, जो टोटल डिस्टेंस है वो 1518 किलोमीटर है और यहाँ पर हमने जो स्टैंडर्ड जो पेस है वो 12 किलोमीटर पर आवर है। यहाँ आप देख पा रहे हैं कि जो हमारे पास स्टैंडर्ड टाइम है, यानी कि जो एलोकेटेड टाइम है वो 126 घंटे और 30 मिनट है। और 126 घंटे 30 मिनट होने के साथ साथ यहाँ पर आप देखेंगे कि क्लाइंब जो है यहाँ पर 13.8 मीटर पर किलोमीटर का क्लाइंब है, जो कि 11 मीटर पर किलोमीटर से ज़्यादा है। तो ज़्यादा है तो पर किलोमीटर के हिसाब से हमें 5% एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा। तो यहाँ जो है डेटा दिखा रहा है कि 2 मीटर पर किलोमीटर जो है एक्स्ट्रा क्लाइंब है, जो कि राइडर को एक्स्ट्रा क्लाइंब चढ़नी पड़ रही है। तो उस हिसाब से पर किलोमीटर 5% है, तो उसी हिसाब से यहाँ 10% टाइम एक्स्ट्रा मिलेगा। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर लगभग हमें 140 घंटे यानी कि 139.09 आवर्स का हमारे पास एक्स्ट्रा टाइम अवेलेबल होता है, जबकि जो स्टैंडर्ड टाइम है वो 126 घंटे का है। तो यानी 10% एक्स्ट्रा हमें टाइम मिल गया है, यानी 12 घंटे और 65 लगभग 12 घंटे और 40 मिनट का हमें एक्स्ट्रा टाइम मिल गया है यहाँ पर। अब यहाँ पर एक स्पेशल केस भी है जिसके अंदर हम जो ऑर्गेनाइज़र है वो जो मिनिमम स्पीड है, फॉर एग्ज़ाम्पल जो कि मैंने आपको बताया था कि 1200 से 1299 में 13.3 किलोमीटर पर आवर है, तो उस एवरेज मिनिमम स्पीड को वो अपर लिमिट या थोड़ा सा बढ़ा भी सकता है। लेकिन वो किसी भी राइडर को ये मजबूर नहीं कर सकता, ये अबाइड नहीं कर सकता कि आपको उस बढ़ी हुई मिनिमम जो स्पीड है उसके ऊपर आपने स्टिक रहना है। जो राइडर है वो मिनिमम 13.3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जो है अपनी राइड को कंप्लीट कर सकता है। ये एक टाइप का स्पेशल केस है। इसके अलावा एक और स्पेशल केस है जिसके अंदर जो किसी भी कंट्रोल पॉइंट का ओपनिंग टाइम और क्लोजिंग टाइम, उसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर सकता है जो कि ऑर्गेनाइज़र है, लेकिन उस मॉडिफिकेशन के लिए भी उसको परमिशन लेनी पड़ेगी रीजनल मॉन्डिएक्स रैंडोनियर RMR से, और ये भी उसकी परमिशन की हेल्प से वो ये काम कर सकता है। अब यहाँ एक स्पेशल पॉइंट है जिसके अंदर जो है ये बताया गया है कि जब भी इस टाइप की जो राइड्स हैं वो ऑर्गेनाइज होती हैं तो उसका जो बेस है वो PVP होता है। और उस PVP को बेस इसलिए बनाया जाता है कि जैसा कि आपने देखा भी होगा और सुना भी होगा कि जब भी हम PVP के लिए रजिस्टर करते हैं तो सबसे पहले उन राइडर्स को जो है प्रेफरेंस दी जाती है जो प्री क्वालिफाइड हैं। और वो प्री क्वालिफाइड कैसे होंगे? जब वो अपने प्रीवियस सीजन्स के अंदर SR का जो है क्वालिफिकेशन वो अचीव करेंगे, या फिर एक अल्ट्रा राइड या सेमी अल्ट्रा राइड, फॉर एग्जांपल 1000 किलोमीटर की वो राइड उन्होंने की होगी। तो ऐसा वो इसलिए करते हैं ताकि जब भी कोई राइडर अल्ट्रा राइड करे तो उसके डिसक्वालीफाई होने के चांसेस कम से कम हों। हाँ जी राइडर्स, तो तीसरा जो सेक्शन है उसमें हम बात करेंगे होमोलोगेशन की, कि एक पर्टिकुलर जो राइड है, अगर कोई भी ऑर्गेनाइज़र किसी भी टाइप की डिटेल्स जो कि मैंने आपको इससे पहले के सेक्शन में आपके साथ शेयर की हैं, वो डिटेल्स शेयर करके अगर कोई राइड ऑर्गेनाइज करवाता है तो किस तरीके से वो होमोलोगेट होंगी। तो इसके अंदर होता क्या है कि पर्टिकुलर कोई भी कैलेंडर जब जनरेट होता है, कैलेंडर मतलब राइड कैलेंडर, जैसे मैं ऑर्गेनाइज़र हूँ, अगर मुझे आने वाले किसी भी साल के अंदर पर्टिकुलर राइड्स ऑर्गेनाइज करनी है तो वो जो राइड्स हैं उन्हें सबसे पहले मैं डिज़ाइन करूँगा। डिज़ाइन करने के बाद मैं जितनी भी रिक्वायर्ड डिटेल्स हैं वो अपने रीजनल जो रिप्रेजेंटेटिव है उसके साथ शेयर करूँगा। वो फिर अपना जो LRM का जो हेडक्वार्टर है पेरिस में,
वहाँ पर उसे शेयर किया जाएगा और उसे अप्रूव किया जाएगा। अप्रूव होने के बाद वो जो है पूरा का पूरा जो राइड जो कैलेंडर है वो हमें randonneermondiax.org इस साइट के ऊपर हमें वो दिखाई देगा पब्लिश होने के बाद और ऑथेंटिकेट होने के बाद। इसके बाद अगर कोई भी राइड होमोलोगेट होती है तो उसके अंदर होता क्या है कि सबसे पहले जो फॉर एग्ज़ाम्पल एक राइड हम फ़र्ज़ करते हैं एक 1299 किलोमीटर या 1300 किलोमीटर की एक राइड को हम एज ए एग्ज़ाम्पल लेते हैं। जब वो राइड कंप्लीट होगी तो जो राइडर क्वालिफाई करेंगे उन सब की जो राइडिंग डिटेल्स हैं वो लोकल ऑर्गेनाइज़र अपने जो लोकल रिप्रेजेंटेटिव है यानी कि आरएमआर उसके साथ शेयर करेगा। आरएमआर शेयर करेगा एलआरएम के साथ और एलआरएम ही उन्हें होमोलोगेट करेगा। इसके अलावा जब भी होमोलोगेशन होगा तो उसके पर्टिकुलर चार्जेस होंगे। वो चार्जेस जो हैं वो एलआरएम आपसे चार्ज करेगा और वो रीजनल हैं यानी कि हर रीजन के अलग अलग चार्जेस होते हैं। वो डिपेंड करता है कि आपके रीजन आपका रीजन कौन सा है। इसके अलावा जैसे कि जब भी होमोलोगेशन होगा तो यहाँ पर मैंने आपको पहले भी कहा था कि मेडल्स ऑफ़र किए जाते हैं, सर्टिफिकेट्स ऑफ़र किए जाते हैं। तो जो सर्टिफिकेट्स हैं वो तो आपके जो ऑफिशियल जो आपका अकाउंट है वहाँ पर आपको शेयर कर दिए जाएंगे, ईमेल पर आपके साथ शेयर कर दिए जाएंगे। लेकिन जो मेडल्स हैं उसके दो तरीके हैं, या तो ऑर्गेनाइज़र उन मेडल्स को ऑर्डर करेगा और फिर आपको डिस्ट्रीब्यूट करेगा, या फिर डायरेक्ट हमारा रीजनल जो रिप्रेजेंटेटिव है उन मेडल्स को रिसीव करेगा, वहाँ से वो ऑर्गेनाइज़र को देगा और फिर वो आप को डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे। तो अब हम फाइनली बात करेंगे जनरल रूल्स की, यानी कि ये रूल्स लगभग वैसे ही हैं जैसे कि हम जो हैं 1200 किलोमीटर की जो लॉन्ग राइड्स हैं या 1200 किलोमीटर से कम की जो लॉन्ग राइड्स हैं वहाँ पर जो हम फॉलो करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ। इसमें सबसे पहले क्या है कि जो राइडर 18 साल से कम उम्र का है उसमें उसको अपने लीगल गार्जियन के कंसेंट की ज़रूरत पड़ेगी राइड करने के लिए, और जो 18 साल से ऊपर का जो भी राइडर है वो अपने सेल्फ कंसेंट से इस राइड को कंप्लीट कर सकता है। और इसके अलावा राइडर को जो है राइड में रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, थ्रू प्रॉपर चैनल रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन फ़ीस को भरना पड़ेगा। राइड को स्टार्ट करने से पहले लाइबिलिटी फॉर्म जो है उसे फिल करना पड़ेगा। जो लोकल जो हमारे ट्रैफिक रूल्स हैं और जो लोकल हमारे पास अथॉरिटी के जो रूल्स हैं उन्हें उस राइडर को फॉलो करना पड़ेगा। इसके अलावा जो है ये एक टाइप की इंडिपेंडेंट राइड की तरह ही कंसीडर की जाएगी, जैसे कि पहले जो बीआरएम के रूल्स थे वहाँ पर कंसीडर की जाती थी। और इसमें जो राइडर है वो अपने रिस्क के ऊपर उस राइड को कंप्लीट करेगा। इस राइड में किसी भी सपोर्ट व्हीकल को अलाउ नहीं किया जाएगा एक्सेप्ट ऑफ द कंट्रोल पॉइंट। हाँ, केवल एक स्पेशल कंडीशन है, अगर किसी राइडर की जो सेफ्टी है वो वहाँ पर क्वेश्चन में आती है या फिर उस सेफ्टी का पॉइंट आता है, तो उस केस के अंदर जो हमारे पास एलआरएम के जो प्रेसिडेंट हैं उनसे स्पेशल परमिशन लेकर के ही एक सेफ्टी व्हीकल को हम डिप्लॉय कर सकते हैं किसी एक पर्टिकुलर राइड के अंदर। इसके अलावा जब भी हम राइड करेंगे तो हमें रिफ्लेक्टिव मटेरियल, जिसके अंदर रिफ्लेक्टिव वेस्ट भी हो सकती है, हमारी जो है रिफ्लेक्टिव बेल्ट हो सकती है, वो हमने इस्तेमाल करनी है। हमने राइड के दौरान हेलमेट्स का इस्तेमाल करना है। इसके अलावा हमने फ्रंट लाइट और टेल लाइट का इस्तेमाल करना है, और स्पेयर जो लाइट है वो इस राइड के दौरान मैंडेटरी है। इसके अलावा जब भी हम राइड करेंगे तो जो रिफ्लेक्टर्स हैं हमें अपनी एंकल्स के ऊपर भी पहनने के लिए जो है रिकमेंडेशन दी गई है। इसमें एक लाइट रिकमेंडेशन भी है जिसके अंदर हमें जो हमारी टेल लाइट है वो कम से कम एक जो टेल लाइट है वो सॉलिड मोड के अंदर कंटिन्यू चलनी चाहिए। अगर कोई एडवर्स क्लाइमेटिक कंडीशन है तो उसके अंदर आपकी फ्रंट लाइट और टेल लाइट हमेशा ऑन रहनी चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर फॉगी डे है या रेनी डे है तो इस टाइप की क्लाइमेटिक कंडीशन के अंदर आपकी जो लाइट है वो कंटिन्यू आपकी जो लाइट है वो जलनी चाहिए।
क्योंकि ये जो लाइट्स हैं ये आपकी विजिबिलिटी को इंश्योर करती हैं और अल्टीमेटली आपकी सेफ्टी को इंश्योर करती हैं। इसके अलावा किसी भी टाइप का ह्यूमन पावर्ड व्हीकल या फिर ई बाइसिकल अलाउड नहीं है, और अगर कोई राइडर इन दोनों चीज़ों में से कोई भी चीज़ इस्तेमाल करता हुआ मिलता है तो उसे डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। इसके अलावा अगर कोई राइडर किसी 4 व्हीलर का इस्तेमाल करता है या फिर गलत तरीके से अपनी राइड को कंप्लीट करने की कोशिश करता है या फिर किसी भी व्हीकल के पीछे ड्राफ्टिंग करने की कोशिश करता है, एक्सेप्ट ऑफ द ह्यूमन साइकिलिस्ट और को साइकिलिस्ट, अपने साथी साइकिलिस्ट के पीछे वो ड्राफ्ट कर सकता है, लेकिन किसी भी व्हीकल के पीछे कोई भी राइडर ड्राफ्ट नहीं कर सकता। अगर ऐसा करते हुए वो पाया जाता है तो कंप्लीट डिस्क्वालिफिकेशन होगा, डायरेक्ट डिस्क्वालिफिकेशन होगा और उस राइडर को ब्लैक लिस्ट भी किया जा सकता है। इसके अलावा जब भी राइड स्टार्ट होगी तो जो हमारा ऑर्गेनाइज़र है वो ग्रुप्स बनाएगा, लेकिन वो ग्रुप का लीडर नहीं बनाएगा। दूसरी बात, जब राइड स्टार्ट होगी तो उस समय राइडर अपनी पेस से या फिर अपने ग्रुप की पेस से राइड कर सकता है। अगर कोई राइडर चाहे कि वो ग्रुप के साथ नहीं रहना चाहता तो वो ग्रुप के साथ ना रहे, इंडिपेंडेंट अपनी राइड को कंप्लीट करे। और हर राइड के स्टार्ट होने से पहले आपको एक ब्रेवे कार्ड दिया जाएगा, जो कि आपका जो LRM है वो उसको सैंक्शन करेगा। वो ब्रेवे कार्ड के अंदर आपके अलग अलग चेक पॉइंट्स होंगे, उसके अंदर ओपनिंग किसी भी कंट्रोल पॉइंट का ओपनिंग टाइम और क्लोजिंग टाइम आपके से शेयर किया जाएगा। और आपने राइड स्टार्ट होने के बाद हर कंट्रोल पॉइंट के ऊपर उस ब्रेवे कार्ड को साइन करवाना है ऑर्गेनाइज़र से, उसको स्टैंप करवाना है और राइड ख़त्म होने के बाद उसी ब्रेवे कार्ड को आपने अपने ऑर्गेनाइज़र को सबमिट करना है। अगर किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर आप ऑर्गेनाइज़र को अपना ब्रेवे कार्ड सबमिट नहीं करते हैं या ब्रेवे कार्ड गुम करते हैं तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। इसके अलावा हर राइड की आपको एक क्यू शीट भी दी जाएगी ब्रेवे कार्ड के साथ, जिस क्यू शीट के अंदर आपको सारी डिटेल्स आपके साथ शेयर की जाएंगी, यानी कि आपका स्टार्टिंग पॉइंट, किसी भी कंट्रोल पॉइंट का डिस्टेंस, उस कंट्रोल पॉइंट का जो है ओपनिंग टाइम, उस कंट्रोल पॉइंट का क्लोजिंग टाइम। तो उस क्यू शीट को आपने अपने पास रखना है रेफरेंस के लिए, ताकि आप रास्ते को ना भटकें। और मैंने आपको पहले भी बताया था, इन केस अगर आप अपने रूट से डी रूट होते हैं तो आपने दोबारा से जिस पॉइंट से आप डी रूट होंगे उस पॉइंट पे दोबारा से आना है और वहीं से आपने अपनी राइड को स्टार्ट करना है। अदरवाइज़ अगर आप किसी भी टाइप का शॉर्टकट लेंगे तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। इसके अलावा क्योंकि ये अल्ट्रा लॉन्ग राइड्स हैं तो यहाँ पर हर बार पॉसिबल नहीं होता है कि जो ऑर्गेनाइज़र है वो आपको हर कंट्रोल पॉइंट के ऊपर मिले। तो वहाँ पर क्या है कि अनमैन्ड कंट्रोल पॉइंट्स रखे जाते हैं जहाँ पर आपने अपनी प्रेजेंस को प्रूव करना है। और प्रेजेंस को प्रूव करने के लिए आप सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल व्हाट्सएप का इस्तेमाल कर सकते हैं, अपनी लोकेशन को शेयर कर सकते हैं उस पर्टिकुलर ग्रुप के साथ जिस ग्रुप के आप पार्ट होंगे उस राइड के दौरान, जो कि एक ऑफिशियल ग्रुप होगा। तो अपनी प्रेजेंस को प्रूव करते हुए आप आगे चलेंगे अनमैन्ड कंट्रोल पॉइंट्स के ऊपर और अपनी राइड को कंप्लीट करेंगे। इन केस आपने कोई भी चेक पॉइंट मिस किया या किसी भी चेक पॉइंट पर अपने प्रेजेंस को प्रूव नहीं कर पाते हैं तो आप डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं। इसके अलावा राइडर्स, आपने हर कंट्रोल पॉइंट के ऊपर उसके स्टार्टिंग और क्लोजिंग टाइम के दौरान ही पहुंचना है। आप उसके स्टार्टिंग और क्लोजिंग पॉइंट को तभी वायलेट कर सकते हैं जब कोई स्पेशल कंडीशन है। स्पेशल यानी कि नेचुरल कंडीशन, ऐसी कंडीशन जो कि आपके हाथ में नहीं है, आपके कंट्रोल से बाहर है, जैसे कि किसी भी एरिया का जो क्लाइमेटिक कंडीशन है वो ऐसी हो जाए कि आप राइड के दौरान आपका जो राइड है वो डिले हो जाए, या फिर ट्रैफिक जैम लग जाए, सडन ट्रैफिक जैम लग जाए, या रोड के ऊपर इस लेवल का कंस्ट्रक्शन वर्क हो रहा हो, सडन कंस्ट्रक्शन वर्क हो रहा हो। तो इस टाइप के जो एग्जांपल्स हैं, अगर इनके अंडर आप उस पर्टिकुलर चेक पॉइंट या कंट्रोल पॉइंट के ऊपर उस पर्टिकुलर टाइम स्लॉट के बीच में नहीं पहुंचते तो
जो आपका ऑर्गेनाइज़र है वो क्रॉस वेरीफाई करेगा और आपको उस पर्टिकुलर राइड में छूट दिलवाने के लिए अपील करेगा। और इसके अलावा जो दूसरा पहलू है इसका, अगर आप किसी भी कंट्रोल पॉइंट के ऊपर लेट होते हैं लेकिन वो कोई भी ऐसा कारण नहीं है जो कि आपके कंट्रोल से बाहर है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपकी जो बाइक है वहाँ डैमेज होता है किसी टाइप का, आपको नींद आ रही है क्योंकि लंबी राइड है, अगर आप की जो नींद है उसको आप मैनेज नहीं कर पाते, आप अपनी जो भूख है, हंगर है, उसको मैनेज नहीं कर पाते, या कहीं ना कहीं आप अनफिट हैं तो आप अपनी राइड को मैनेज नहीं कर पा रहे हैं और उस वजह से या आपको नींद आ रही है और आप कहीं रास्ते में सो गए तो उसमें आपने अपने टाइम को वेस्ट किया और उस पर्टिकुलर टाइम स्लॉट के अंदर आप वहाँ नहीं पहुँच पाए, तो उस केस में आपको डायरेक्ट डिस्क्वालीफाई किया जाएगा। वहाँ पर किसी भी प्ली को कंसीडर नहीं किया जाएगा। प्ली केवल एक ही केस में कंसीडर की जाएगी, अगर नेचुरल कॉज है आपके लेट होने का, कोई ऐसा कॉज जो कि आपके कंट्रोल में नहीं है। और इसके अलावा ये जो राइड हैं ये कोई कम्पिटिटिव इवेंट नहीं है। जो भी राइडर इन राइड्स को क्वालिफाई करेगा उसे सर्टिफिकेट दिया जाएगा, मेडल्स दिए जाएंगे, लेकिन यहाँ पर कोई भी फर्स्ट, सेकंड या थर्ड टाइप का ग्रेडेशन आपको नहीं दिया जाएगा। जैसा कि आप जानते हैं कि हम बात कर रहे हैं अल्ट्रा राइड्स की, और अल्ट्रा राइड्स के अंदर जो डिस्टेंस है वो 1200 किलोमीटर से ऊपर होगा। तो कई बार ऐसी सिचुएशंस होती हैं और ऐसे रूट होते हैं कि एक या उससे ज़्यादा जो कंट्रीज़ हैं उस रूट के दायरे में आती हैं। अगर एक से ज़्यादा कंट्री उस पर्टिकुलर रूट के दायरे में आएंगी तो हमने जो सेकंड कंट्री है उस कंट्री का जो रीजनल रिप्रेजेंटेटिव है यानी कि RMR है, उसकी परमिशन लेनी पड़ेगी, जो कि अपनी लोकल अथॉरिटी से परमिशन लेगा, और उसकी परमिशन से ही हम उस रूट को डिज़ाइन कर पाएंगे, उस रूट को फॉलो कर पाएंगे और उस कंट्री में हमारी राइड के दौरान एंटर कर पाएंगे। और जैसा कि आपको मैंने पहले भी बताया कि जो सपोर्ट व्हीकल है वो अलाउड नहीं है किसी भी राइडर के लिए। इन केस अगर किसी भी राइडर को सपोर्ट व्हीकल की ज़रूरत है तो वो राइड के शुरू होने से पहले अपना कंसेंट देगा और अपने ऑर्गेनाइज़र को इन्फॉर्म करेगा। वहाँ पर भी एक स्पेशल केस है, केवल वो अपने सपोर्ट व्हीकल को एक्सेस कर पाएगा कंट्रोल पॉइंट के ऊपर, या फिर कंट्रोल पॉइंट से 5 किलोमीटर पहले या कंट्रोल पॉइंट से 5 किलोमीटर बाद में। केवल इतना ही जो है उसको आप कहो कि रिलैक्सेशन दिया जाएगा कि वो अपने कंट्रोल पॉइंट से 5 किलोमीटर पहले या बाद में अपने व्हीकल को एक्सेस कर पाएगा। इसके अलावा जो हमारे पास सपोर्ट व्हीकल का ड्राइवर है और जो राइडर है दोनों ही अपना कंसेंट देंगे कि वो किसी भी राइड के रूल को राइड के दौरान बिल्कुल ब्रेक नहीं करेंगे। अगर ऐसा करते हुए पाया जाता है तो राइडर को डिस्क्वालीफाई या ब्लैक लिस्ट किया जा सकता है। बस इन अल्ट्रा राइड्स के अंदर एक स्पेशल बात भी है, जैसे अगर मान लिया कोई भी राइडर राइड कर रहा है और जो रूल्स हैं, राइड के रूल्स हैं, उनको फॉलो नहीं करता है या किसी भी तरीके से राइड के रूल्स को तोड़ता है, तो राइड के दौरान जो ऑर्गेनाइज़र है अगर वो ऑब्ज़र्व करता है इन डिस्क्रिपेंसीज़ को तो वो पेनल्टी लगा सकता है किसी भी राइडर के ऊपर। और पेनल्टी किस फॉर्म में होगी? पेनल्टी होगी टाइम की फॉर्म में। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको मैं एक दो टाइप ऑफ एग्ज़ाम्पल इसमें देके बताता हूँ जो कि अपेंडिक्स फॉर्म 4 के अंदर है। और ये जितने भी रूल्स हैं, ये जो LRM के जो रूल्स हैं उन्हें मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर शेयर कर दिया है, आप वहाँ से जाके डायरेक्ट आप इन्हें पढ़ भी सकते हैं। ये अपेंडिक्स 4 के अंदर मेंशन्ड है। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी भी ऑफिशियल व्हीकल को अगर कोई राइडर ओवरटेक करता है स्टार्टिंग के दौरान तो उसको 1 घंटे की पेनल्टी लगेगी, यानी कि जो भी रिकमेंडेड टाइम है किसी भी राइड को कंप्लीट करने का उसमें से 1 घंटा कम कर दिया जाएगा उस पर्टिकुलर राइडर के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल जो हमने देखा था 120 घंटे मिलते थे लंदन एडिनबर्ग लंदन के लिए, तो अगर कोई राइडर इस टाइप का अगर रूल तोड़ता है तो उसे 1 घंटा उसकी राइड में से कम कर दिया जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर दूसरा एक और मैं आपको एग्ज़ाम्पल देता हूँ, अगर पुअर लाइटनिंग कंडीशन है, पुअर लाइट कंडीशन के अंदर भी अगर किसी राइडर ने लाइट अपनी ऑन नहीं की है तो वहाँ पर भी 1 घंटे की पेनल्टी है। तो इस तरीके से ये काफ़ी सारे हैं, 8-10 पॉइंट्स हैं
ये आप आराम से इसमें पढ़ सकते हैं कि किन किन रूल्स को तोड़ने से आपको कितने कितने घंटे की पेनल्टी आपको या फिर किसी भी राइडर को पेनल्टी हो सकती है। इन केस राइडर कोई भी रूल तोड़ता है और रूल तोड़ने के बाद उसके ऊपर पेनल्टी लगती है, तो उस पेनल्टी को उस राइडर के साथ इंटीमेट किया जाएगा, उसे बताया जाएगा, या तो इमीडिएटली बता दिया जाएगा या फिर अगले कंट्रोल पॉइंट के ऊपर उसके साथ शेयर किया जाएगा और उस पेनल्टी को बाकायदा उसके ब्रेवे कार्ड के ऊपर नोट किया जाएगा। लेकिन चाहे कितनी बार भी पेनल्टी लगे, हम उस राइडर को या फिर ऑर्गेनाइज़र उस राइडर को राइड करने से नहीं रोक सकता। वो जो राइडर है उस पर्टिकुलर राइड के अंदर कंटिन्यू राइड करता रहेगा और अपनी राइड को कंप्लीट करने की कोशिश करेगा। इन केस कोई भी राइडर एक गलती को दोबारा से रिपीट करता है तो पेनल्टी को डबल कर दिया जाएगा, उसमें उसे कोई माफ़ी नहीं दी जाएगी। यहाँ पर गलती के लिए कोई माफ़ी नहीं है, अगर आप गलती करेंगे तो आपको सज़ा मिलेगी। और फाइनली हम कंक्लूड करेंगे इस पॉइंट के साथ, जो राइड रूल्स हैं LRM के। अगर किसी भी राइडर को किसी भी टाइप की प्रॉब्लम है तो वो अपनी प्रॉब्लम को, यानी कि राइड रिलेटेड प्रॉब्लम, कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, कोई उसको किसी भी राइड के किसी भी पार्ट से अगर प्रॉब्लम है, तो वो अपने राइडर के साथ थ्रू प्रॉपर चैनल रिटन फॉर्म के अंदर अपनी प्रॉब्लम को शेयर करेगा और थ्रू प्रॉपर चैनल ही उसे एड्रेस किया जाएगा। और जो फैसला होगा ऑर्गेनाइज़र का और जो LRM प्रेसिडेंट है उसका, वो फाइनल फैसला होगा। उसके अंदर वो उस फैसले को क्वेश्चन नहीं कर सकता और उसके अगेंस्ट नहीं जा सकता किसी भी तरीके से, वो उसे मानना ही होगा। हाँ जी राइडर्स, तो ये थे LRM के राइड रूल्स। मुझे पता है कि वीडियो है थोड़ा सा लंबा, लेकिन मैं कोई भी पॉइंट छोड़ नहीं सकता था। मैंने मैक्सिमम पॉइंट्स को कवर किया है, आपको ब्रीफली बताने की कोशिश की है। अगर फिर भी आप इस डॉक्यूमेंट को पढ़ना चाहते हैं तो मैंने इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दिया है। ये 2019 के LRM के राइड रूल्स हैं। आप डिटेल में पढ़ना चाहो आप इन्हें पढ़ सकते हैं। थैंक यू आपके टाइम के लिए। बाय बाय, टेक केयर।